हेलो एवरीवन। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। कैसे हैं? Very fine, sir. What about you? गुड इवनिंग नाइस। सर। गुड इवनिंग। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हमारा इनकम टैक्स में जैसे बेसिक सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गया है। हमारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया है इसका। अभी हम कैपिटल गेन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कोई क्वेरी हो तो बताइए, कोई टॉपिक में No, sir. कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन No, हो। sir. तो अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड अभी सभी को विजिबल है? जी सर विजिबल। ओके। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। हमने जैसे सैलरी का देखा था, तो सैलरी तो ये ना कि जो सैलरीड एम्प्लॉई है उस वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखता है कि सैलरी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इतना लेंदी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में तो बस नेट एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट वाला पार्ट है, बस वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो कैपिटल गेन का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए, अभी हम अगर ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी इनकम, टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम चेक करते हैं इनकम टैक्स में, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का सबसे फर्स्ट हम ऐड करते हैं, जो हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब उसके बाद है कैपिटल गेन, और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कैपिटल गेन का आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसका देखते हैं कि चार्जेबिलिटी का क्या है इसमें। जो एनी प्रॉफिट और गेन, इसका मतलब है कि कोई भी अगर प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है, ठीक है, किससे? अगर हमारा जो कैपिटल असेट्स है उसके ट्रांसफर से। तो हम पहले चेक करेंगे कि कैपिटल असेट्स क्या होता है। ठीक है। तो हम पहले अभी डेफिनेशन देखेंगे कैपिटल असेट्स। तो कैपिटल असेट्स को अगर हमने ट्रांसफ़र किया है और उससे हमें कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में चेक करेंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैपिटल असेट्स है नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वो कैपिटल असेट्स है या नहीं है। अगर कैपिटल असेट्स है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब कि कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र हुआ है। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है? वो अलग अलग मोड से हो सकता है। जैसे एक्सचेंज के थ्रू उसका ट्रांसफ़र हुआ है, या सेल के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। उसके बाद ऐसे ट्रांसफ़र से उसका प्रॉफिट या गेन या लॉस अराइज हुआ है। प्रॉफिट और गेन हुआ है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो इसे वो सेट ऑफ हो जाएगा अगर कोई प्रॉफिट होगा तो। और सच प्रॉफिट एंड गेट शुड बी लाइबल फॉर टैक्स, और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो टैक्स के लिए लाइबल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वो कैपिटल असेट्स है नहीं है। उसके बाद कैपिटल असेट्स अगर है वो, तो उसका ट्रांसफ़र हुआ है, और ट्रांसफ़र होने के बाद उससे कोई प्रॉफिट गेन या लॉस हुआ है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैपिटल असेट्स क्या है, व्हाट आर कैपिटल असेट्स। ठीक है। तो इसमें देखिए कैपिटल असेट्स में जो भी मूवेबल असेट्स होती है, इमूवेबल असेट्स होती है, टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, वो सारा इंक्लूड है। ठीक है। मतलब कि जितनी भी वो मूवेबल असेट्स है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, शेयर्स हो गए, तो वो सारे इसमें इंक्लूड है। बट एक एक्सक्लूसिव लिस्ट दे रखी है कि एक्सक्लूड कर रखा है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो मूवेबल असेट्स जो भी मूव कर सकती है, जैसे शेयर कैपिटल है। ठीक है। तो शेयर हम एक मतलब 1 to 2 है, हम मूव कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं शेयर को। ठीक है। अब मान लो हमारे पास अगर वो है, ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी भी हम सेल कर सकते हैं, वो भी कैपिटल असेट्स हो गई। अगर हमारे पास हाउस है, हाउस भी हम सेल कर सकते हैं, वो भी कैपिटल असेट्स हो गई। ठीक है। अगर हमारे पास लैंड है, लैंड भी हम, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर, तो अगर हमारे पास अर्बन लैंड है,
ठीक है, उसको भी अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड आ जाएगा। बट हम अभी चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसका हम हमारे पास एक लिस्ट है। उसमें सबसे पहले आता है स्टॉक इन ट्रेड। कई बार बिजनेस होता ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारे पास स्टॉक होता है। जैसे अगर मान लो उसका कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर सेल परचेज का बिजनेस है, तो उसके पास अगर कंप्यूटर का स्टॉक है, तो अगर वो स्टॉक को अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा, न कि कैपिटल गेन में, क्योंकि उसकी वो कैपिटल असेट्स नहीं है। ठीक है, उसकी वो बिजनेस असेट्स हो गई, तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, स्टोर्स हो गया, या रॉ मटेरियल हो गया। कई बार नहीं, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वही वो सेल करता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड आएगा हमारा पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, तो पर्सनल इफेक्ट में क्या है? पर्सनल इफेक्ट में जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए होता है। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए तो जैसे हमारी अलमारी हो गई, ठीक है, हमारा फर्नीचर हो गया, टेबल हो गई, बेड हो गया, जितना भी है वो पर्सनल इफेक्ट बोलेंगे उसको। ठीक, तो पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडिंग वियरिंग अपीरल एंड फर्नीचर, जो भी हमारे पहनने के कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, सारे इसमें इंक्लूड है। बट इसमें इंक्लूड क्या नहीं है, इसमें चेक कर सकते हैं कि इट शुड बी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज एंड इट शुड नॉट बी, मतलब क्या नहीं हो सकता, ज्वेलरी। अगर वो ज्वेलरी है, वैसे तो हम पर्सनल यूज करते हैं ज्वेलरी को, बट ये इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब ज्वेलरी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। या आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग है, स्केपल्चर है, और एनी कोई आर्ट वर्क है, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इस पर भी टैक्स लगेगा, मतलब पर्सनल इफेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। फिर थर्ड हमारा आता है एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हमारी कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बट अगर एग्रीकल्चरल लैंड अगर उसमें है, अगर म्यूनसिपल एरिया के अंदर है, उसकी एक कंडीशन आएगी, वो अभी हम चेक करेंगे आगे। मतलब कि अगर वो 2 किलोमीटर के अंदर है, 8 किलोमीटर के अंदर है, या 6 किलोमीटर के अंदर है, वो एक कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन हमें भी हम चेक करेंगे। उस कंडीशन के अंदर अगर वो है, तो इसका मतलब वो अर्बन हो गई, शहर के अंदर हो गई वो। तो अगर शहर के अंदर अगर कोई ज़मीन है, उसको अगर हम सेल करेंगे, तब वो कैपिटल असेट्स मानी जाएगी। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल असेट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड होते हैं, या स्पेशल बियरर बॉन्ड होते हैं, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, अब कैपिटल असेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या है? अगर मान लो कोई भी असेट्स हमारे पास 36 मंथ तक रही है, मतलब कि उसकी परचेज डेट और सेल डेट के बीच में 36 मंथ का गैप है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे उसको। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग रेट से टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स, वो टैक्स लगता है। तो अगर कोई भी असेट्स जो अभी हमने देखी थी, अभी जो हमने देखी है ना असेट्स, मतलब कि जो भी मूवेबल और इमूवेबल असेट्स होगी, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, जैसे पर्सनल इफेक्ट वाली असेट्स होगी, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड हो गया, या कुछ बॉन्ड हो गए, ठीक है, ये अगर इसमें इंक्लूड, मतलब इनको छोड़कर कोई भी असेट्स को अगर हम सेल कर रहे हैं, और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है या फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे? अगर वो 36 मंथ तक हमारे पास रही है, मतलब कि अगर उसका सेल और परचेज का गैप 36 मंथ तक है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे। और अगर 36 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमने मान लो 2010 में खरीदी और 2015 में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो 5 साल लगभग हमारे पास रह ली, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगी। तो बेसिक रूल हमारा 36 मंथ का है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, या कोई म्यूचुअल फंड, या डिवेंचर्स, या कोई भी बॉन्ड वगैरह जितने भी हैं, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, वो उसमें हमको 12 मंथ तक ही देखना है। मतलब कि अगर 12 महीने तक हमारे पास है, तब उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और जैसे ही 13 महीने हुए, इस मतलब कि सेल और परचेज का जो गैप है, अगर वो 13 महीने हो गया, तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो वैसे तो बेसिक रूल तो 36 मंथ का है, बट शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के केस में वो 12 मंथ है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है ना?
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगी, आज हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, डिटेल में हम कल से देखेंगे, आज हम ओवरऑल बेसिक देख लेते हैं इसका, क्योंकि इसकी हमको 4 to 5 क्लासेस करनी पड़ेगी। अब अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ये हमको सेल वैल्यू पहले डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमने कोई 100 रुपीज़ का परचेज किया था, अगर मान लो हमारे पास ज्वेलरी है जो 100 रुपीज़ की है, और वो हमने 200 रुपीज़ या ऐसा मान लीजिए 500 रुपीज़ में अगर सेल किया उसको, ठीक है, तो हमारी जो सेल कंसिडरेशन वैल्यू आ गई 500 आ गई। तो सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना है कि उसका वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। जैसे मान लो हाउस है, हाउस अगर हमारा 10 lakhs में हमने परचेज किया था, ठीक है, और मान लो 15 ईयर के बाद हमने उसको 50 लाख में सेल किया, तो हमारे पास सेल कंसिडरेशन उसका आ गया 50 लाख, तो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई 50 लाख। ऐसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब दोनों के केस में हमको वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले डिसाइड कर लेना है। उसके बाद हम उसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे। तो हमको क्या डिडक्ट करना है, डिडक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ट्रांसफ़र। अगर कोई भी ट्रांसफ़र पे कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उससे रिलेटेड, तो वो हमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई ब्रोकरेज पे किया है, तो कोई भी टाइप का कोई टैक्स पे किया है, स्टाम्प ड्यूटी पे किया, कुछ भी पे किया है, तो उसमें हमको उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं। इसको हम एग्जम्पशन नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जम्पशन आगे आएगा, इसका हम डिडक्शन बोलेंगे। तो हमको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज वैल्यू, ठीक है। हमने सेल वैल्यू पहले डिसाइड कर ली, और साथ में फिर हमने उसमें से कम कर दिया कि जो हम ट्रांसफ़र करने में जो भी हमारा खर्चा आया वो हमने कर दिया। उसके बाद हमारा आएगा क्या डिडक्शन होगा, जो मेन उसका जो डिडक्शन है वो यही है, क्या है, उसकी परचेज वैल्यू। तो अगर मान लो हमने 10 लाख का कोई भी हाउस है, अगर 50 लाख में बेचा है, ठीक है, तो उसकी 50 लाख तो सेल कंसिडरेशन वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। और उसका जो 10 लाख रुपीज़ है वो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसको अक्वायर करने की क्या कॉस्ट थी, मतलब परचेज वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल गेन की लैंग्वेज में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ऐसे ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको मिलेगा, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन कॉस्ट हमको निकालनी पड़ेगी। इंडेक्सेशन कॉस्ट में ये है, जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे बाद में, अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं। इसमें ये है कि अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारा जैसे 3 ईयर के ऊपर है वो पीरियड होता है, मान लीजिए हाउस है जो हमारा 20 ईयर का है, तो हमने जो पहले जो परचेज किया था उसको हमने जो बहुत पहले परचेज किया था वो मान लो 10 लाख का था, बट इन्फ्लेशन की वजह से उसकी 50 लाख हम उसमें सेल कर रहे हैं, मतलब 10 लाख को हम 50 लाख में सेल कर रहे हैं। तो जो गैप हो गया 40 लाख का, तो बहुत ज़्यादा हो गया गैप। तो हमको बेनिफिट देने के लिए इनकम टैक्स ने एक इंडेक्सेशन कॉस्ट का कंसेप्ट लाया है। इसमें ये बताया है उन्होंने कि अगर आपकी जो 10 लाख वैल्यू है वो तो 20 साल पहले के हिसाब से थी, हो सकता है कि अभी वो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो 10 लाख वैल्यू है वो अगर आप 20 साल बाद देखो तो हो सकता है कि वो 20 लाख हो, ठीक है, या 25 लाख हो। तो उससे गैप को कम करने के लिए, मतलब कि जो प्रॉफिट को कम करने के लिए, क्योंकि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10 लाख को 50 लाख में हम सेल कर रहे हैं तो हमारा 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 लाख का प्रॉफिट इसलिए हो रहा है कि हमने उसको बहुत पहले परचेज किया था, तो उसकी वैल्यू बहुत कम थी उस टाइम। तो हमको ये बेनिफिट देने के लिए इंडेक्सेशन कॉस्ट का कंसेप्ट लाया है। तो उसमें क्या होगा कि एक फॉर्मूला है, तो उसमें एक इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है वैसे वैसे एक इंडेक्सेशन दे रखा है उसमें, जैसे 250, 225, 227, और उसमें उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उसमें बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज होगी, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख की बेस वैल्यू थी, उसकी परचेज वैल्यू थी, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इंडेक्सेशन कॉस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से वो 15 लाख बन गई,
तो 15 लाख बनने से क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट 40 लाख का था वो रह गया 35 लाख। तो 35 लाख रहने से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ तो हमारा टैक्स भी कम हो गया। ठीक है, तो इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है, जो हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। तो हमारे पास सेल कंसिडरेशन में से क्या कम हो गया, हमारा डिडक्ट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफ़र पे हुआ है, और उसके बाद हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमारा क्या कम होगा, डिडक्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब जैसे मान लो हमने हाउस खरीदा था, जो 10 लाख का हमने हाउस खरीदा था, उसके बाद हमने क्या किया, उस पर सेकेंड फ्लोर और बना दिया। सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर बनाने से हमारा 5 लाख का खर्चा और आ गया। तो 5 लाख का खर्चा और आ गया तो हम फिर क्या मानेंगे उसको, हमने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने इम्प्रूवमेंट की है उसमें, उसकी कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट हो गया, उसको 10 लाख की वैल्यू 15 लाख में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। तो हम ये बोल सकते हैं कि परचेज वैल्यू 10 लाख लेंगे और 5 लाख रुपीज़ हम डिडक्ट करेंगे इसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम से। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करेंगे जो डिडक्शन, तो इसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, जैसे हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मिला था ना इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट, वैसे ही सेम इसमें मिल जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें हम फिर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, हमको कुछ एग्जम्पशंस मिल सकता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, सैलरी वाले पार्ट में पढ़ा था हमने कि जो अलाउंसेस होता है उसमें कुछ एग्जम्पशंस मिलता है, तो एग्जम्पशंस मिलने के बाद हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशंस है जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे जैसे अंडर सेक्शन 54B, 54D और 54G, ये हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस मिलेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस थोड़ा अलग है, उसमें सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F और 54G। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एग्जम्पशंस मिल गया। उसके बाद जो भी बैलेंस वैल्यू आई, जो भी हमारे पास बैलेंस वैल्यू आई, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पर हम हमारी जो भी बैलेंस वैल्यू आई उसमें बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हो गया। अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, हमारा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मतलब कि अगर हमारे पास मान लीजिए शेयर थे, ठीक है, हमारे पास शेयर थे, हमने मान लीजिए 10,000 रुपीज़ में शेयर परचेज किए थे। अगर उसको हम 5 मंथ के बाद सेल कर दिया हमने, 10,000 रुपीज़ की जगह हमारे हमने 15,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो हमारा 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमारा टैक्स कैसे लगेगा, जो भी हमारी स्लैब रेट है, स्लैब रेट के हाँ हिसाब से। स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। और स्लैब रेट के हिसाब से जैसे अगर हमारी कोई सैलरी की इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम भी है, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी कोई अदर सोर्सेज इनकम भी है, ठीक है, सारा ऐड होके जो भी हमारा स्लैब रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हम कर लेंगे टैक्स की। बट अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर मान लो हमने हाउस परचेज किया है, हमने जो 10 लाख या 15 लाख में परचेज किया था, और वो हमने 40 या 50 लाख में सेल किया है, तो जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा 35 लाख या 40, जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा, उसमें स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगी, उसमें फ्लैट रेट लगेगा 20%। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। तो हमारा अगर सैलरी से भी कोई इनकम है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, सैलरी से इनकम, साथ में हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम, और अदर सोर्सेज से इनकम। अभी हम बिजनेस प्रोफेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अदर सोर्सेज से भी इनकम, तो अदर सोर्सेज से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, वो हम एक तरफ कर देंगे, उसमें तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा देंगे। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है, तो उस इनकम को हम अलग कर देंगे, और उसमें हम फ्लैट 20% रेट लगा देंगे, फिर उन दोनों टैक्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर, नो सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं था। चलिए आगे बढ़े। यस सर, पढ़िए पढ़िए।
अब देखिए इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मैंने अभी बताया था, तो इंडेक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ असेट्स है, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला जाता है पहले, ठीक है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आप इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, या फाइनेंस एक्ट है उसमें भी अपडेट हो जाता है। तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो हमारा बेस ईयर माना जाता है 1981-82 का, जो पहले 100 था, ठीक है। उसके बाद जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जैसे जैसे पीरियड गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आई, पहले मान लीजिए 81-82 में अगर कोई वैल्यू 100 रुपीज़ की थी, तो 2008 और 9 में वो 6 गुना लगभग बढ़ गई है वैल्यू, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा मानता है। तो ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, अगर वो 100 रुपये का कॉस्ट एक्विजिशन हमारा, तो वो 6 गुना से बढ़ा देगा वो, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये बेसिक बताया है। इसमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। अभी फिर हमें एग्जाम्पन्स देखा था हमने, ठीक है। एग्जाम्पन्स हमने देखा था ना अभी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ एग्जाम्पन्स मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ एग्जाम्पन्स मिलेगी। जो सेक्शंस हैं 54, 54B, 54D। अब 54 में देखते हैं। 54 में हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और वो ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे पास पैसा आया उससे हमने नया हाउस ले लिया, बट वो रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास था और उसको सेल करने के बाद अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ठीक है, और हमने फर्दर कुछ टाइम पीरियड है उसमें, तो फर्दर हमने उसका परचेज कर लिया नया रेजिडेंशियल हाउस, तो हमारा जो भी कैपिटल गेन हुआ था वो सारा का सारा माफ हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप प्रैक्टिकल भी शायद देखते होंगे, कोई भी अगर परचेज करता है, मतलब कि कोई भी अगर सेल करता है, तो उसके तुरंत बाद वो, मतलब कि 3 ईयर के अंदर उसको न्यू परचेज करना होता है, तो उसका एग्जाम्पशन उसको मिल जाएगा इसमें, सेक्शन 54 में। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 54B। इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो अगर उसके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, अगर उसको वो ट्रांसफर कर रहा है और न्यू लैंड उसने एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए फिर से नया खरीद लिया है, तो उसमें भी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सेम ये हाउस, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये सेम रूल एग्रीकल्चर लैंड पे भी अप्लीकेबल होता है। एग्रीकल्चर लैंड पे भी होता है ये? एग्रीकल्चर लैंड पे मैंने अभी बताया था ना कि वैसे जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है यस वो सर। उस पर नहीं लगता है, वो हाँ कैपिटल उस पे असेट्स नहीं में नहीं लगता, आती हाँ। है। बट अच्छा। बट वो अगर वो शहर में है आपकी, अगर वो सिटी में है एग्रीकल्चर लैंड, तो वो उस एग्जाम्पशन से बाहर है, वो फिर कैपिटल असेट्स में आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर अगर शहर में मतलब, है, जैसे मान लो शिवालिक नगर में है कोई एग्रीकल्चर लैंड, ओके। ठीक है, तो ये कोई गांव तो है नहीं, हाँ हाँ। तो सीधी सी बात है, अगर गांव का कोई अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो तो एग्जम्प्ट है, वो तो कैपिटल असेट्स में नहीं आएगा। बट अगर मान लो शहर में अगर हो, सीधी सीधी बात है, अगर वो शहर में है तो वो ओके फिर कैपिटल असेट्स में आएगा। तो अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके न्यू एग्रीकल्चर लैंड अगर ले लिया है, तो इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, ठीक है ठीक है। अब जैसे एक और है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड अगेन इन्वेस्टेड। मतलब कि कुछ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होती है, अगर मान लो हमने कोई फैक्ट्री वगैरह परचेज किया है, तो साथ में मतलब कोई फैक्ट्री को सेल किया है, तो साथ में अगर उसका लैंड और बिल्डिंग भी सेल हुई है, तो जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन आया, तो वो हमने फिर से इन्वेस्ट कर दिया वैसे ही उसमें इंडस्ट्री में, तो हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अभी हमने क्या देखा था, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस, तो ये तो स्पेसिफिक रेजिडेंशियल हाउस पे था। अब है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में तो क्या है, लैंड भी आ सकता है, बिल्डिंग भी आ सकती है, या कोई भी शेयर कैपिटल भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को अगर हमने सेल किया, ज्वेलरी भी आ सकती है इसमें, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को अगर हमने सेल किया है, ठीक है,
और हमने उस कंसिडरेशन को स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, ठीक है, जैसे जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड, उसकी एक लिस्ट है। तो उसमें अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया है तब भी हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की बात हो रही है, न कि रेजिडेंशियल हाउस की। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन प्रॉपर्टी, मतलब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का तो पहले ही आ गया था। तो अगर हमने कोई सेल किया है और इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस, इसका क्या मतलब हुआ? पहले हमने क्या पढ़ा था कि रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके न्यू रेजिडेंशियल हाउस ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके एग्रीकल्चर लैंड ले लिया। फिर हमने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को सेल करके कोई बॉन्ड ले लिया। अब आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस ले लिया। तो पहले रेजिडेंशियल हाउस सेल करके रेजिडेंशियल हाउस था, अब कोई भी कैपिटल असेट्स को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस भी अगर वो ले रहा है तब भी वो एग्जाम्पशन हमको मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर वो ज्वेलरी सेल करके रेजिडेंशियल हाउस ले रहा है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ असेट्स इन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। अगर मान लो उसके पास कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कोई भी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में अगर वो लेके आ रही है, ठीक है, मतलब शहर से गांव में अगर वो लेके आ रही है तभी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इसका पर्पज़ यही है कि आप गांव को कोई विकास करना है, इसलिए उसका एक एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। फिर है कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट्स इन केसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर उसके पास कोई भी अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कोई फैक्ट्री है, तो वो शहर से, पहले तो गांव में था, अब है शहर से, अगर वो SEZ एरिया में लेके आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लेके आता है। अगर आप देखेंगे लगभग हर स्टेट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें एक्चुअल में वो खाली ज़मीन होती है। तो कंपनी, मतलब कि उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलता है कि इस एरिया को आप यूज कीजिए, वो लीज पे दे देता है उसको, और उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर कोई सेल करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको। मैं जब आपको कस्टम एक्ट बताऊंगा, कस्टम से रिलेटेड मैं रूल्स बताऊंगा आपको, GST के बाद आएगा, तो उसमें सारा प्रोविजन आएंगे कि अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसके लिए वो इम्पोर्ट हो जाएगा। और अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर परचेज कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो इम्पोर्ट हो जाएगा, उसके लिए वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर वो अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर इंडस्ट्री ला रहा है तो इसका भी एक अलग से एग्जाम्पशन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें क्या है, मिस्टर रवि है, ठीक है। मिस्टर रवि हैज़ परचेज्ड ए हाउस। मिस्टर रवि ने हाउस परचेज किया था 1983-84 में, फाइनेंशियल ईयर 83-84 में उसने एक हाउस परचेज किया था। और उस टाइम उसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 116, ठीक है। उसका उस टाइम जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 116 था। और कितने में परचेज किया? 3 लाख रुपीज़ में परचेज किया उसको। और 2008-9 में उसको सेल किया 20 लाख रुपए में, मतलब कि 3 लाख रुपए परचेज करके 20 लाख रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 17 लाख रुपए होना चाहिए, हम्म, ठीक है। अब देखिए उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो कंप्यूटर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया क्योंकि 3 साल से ज़्यादा रखा है उसको। तो उसका क्या होगा, पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल्स कंसिडरेशन हमको पहले पता करना है। तो इसका सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख रुपए है। तो 20 लाख रुपीज़ हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम कम करेंगे 3 लाख रुपीज़, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको कम करना था ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 3 लाख रुपीज़ है। बट देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने से हमको एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने से क्या हो रहा है कि हमने देखिए कैलकुलेशन में क्या किया, 3 लाख रुपीज़ इंटू 582, 2008-9 का इंडेक्सेशन हमारे पास है 582, ठीक है। और हमने भाग दिया है 116 से,
मतलब कि 116 से 582 बढ़ गया है इन्फ्लेशन। कोई सामान 116 का आता था उस टाइम, वो अब आ रहा है 582 रुपये का। तो इससे हमारी मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब परचेज वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो हमारी जो परचेज वैल्यू 3 लाख रुपये थी, वो बन गई है 15 लाख रुपीज़ 500 172, मतलब 15 लाख रुपये हमारे पास वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आ गई है। तो इससे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको कितना हो रहा है, लगभग 5 लाख रुपये हो रहा है। जो हमारा 17 लाख रुपये हो सकता था, वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 5 लाख रुपये। तो इसका हमको बेनिफिट मिल गया। अगर हम पहले हम 17 लाख पे टैक्स देते, बट हमको अभी 5 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है। समझ पाए ना इंडेक्सेशन बेनिफिट? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये कॉस्ट इंडेक्सेशन किस पे डिपेंड करता है सर? ये मतलब फिक्स रहता है ये ईयर टू ये ईयर? ईयर टू ईयर फिक्स रहता है। मतलब कि आप जब कोई भी ईयर आएगा ना फाइनेंस एक्ट में, ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है। तो जब आपने परचेज किया है उसी ईयर का आपको इंडेक्सेशन ले लेना है, और उसके बाद जिस टाइम आपने सेल किया है उस टाइम आप उसका रेट ले लेना है। तो जो भी उसका गैप होगा उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इससे हमको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि हम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इससे। तो अगर परचेज वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हमारा जो सेल्स कंसिडरेशन तो वही रहेगा। तो परचेज वैल्यू इंक्रीज होने से हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने से हमको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। ओके। अब देखिए एक और है एग्जांपल। मिस्टर कवि हैज़ परचेज्ड ए हाउस ऑन 23 जून 2006, मतलब 2006 में उन्होंने एक हाउस परचेज किया है। उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 519। ठीक है। अब 3 लाख वो कितने का परचेज किया? 3 लाख रुपीज़ का परचेज किया, एंड सोल्ड इट इन 7 मार्च 2009, मतलब कि 2009 2006 में परचेज करके 2009 में उसने सेल कर दिया। ठीक है। फॉर रुपीज़ 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए का उसने सेल कर दिया। तो ड्यूरिंग 7-8, मतलब कि बीच में, मतलब 2007-8 में, हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए सेकंड फ्लोर, उसने एक सेकंड फ्लोर भी बना दिया उस पर 1 लाख रुपए का। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया उसका। तो कंप्यूट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों हुआ? क्योंकि 3 साल पहले ही उसने सेल कर दिया उसको, 36 महीने नहीं हुए ना उसको। देखिए जून में लिया था, तो अगर जून 2009 में, अगर 24 जून 2009 में अगर वो बेचता, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। बट उसने देखिए 3 महीने पहले ही, लगभग 3 महीने पहले ही बेच दिया, 3 साल पूरे होने के। तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बन गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स में को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या है, इंडेक्सेशन बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, हमको बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिलेगा। तो इसमें देखिए पहले हमको सेल्स कंसिडरेशन ले लेना है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ ले लिया सेल्स कंसिडरेशन, जो हमने 10 लाख रुपए में बेचा था इसको। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 3 लाख रुपीज़। सॉरी, इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट हमको मिला नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बन गया था, क्योंकि 3 साल से पहले ही बेच दिया हमने। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमने किया था 1 लाख रुपीज़। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी मिलता। बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसका आप देखिए 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए चले गए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 6 लाख रुपीज़। इसमें कोई डाउट? सर एक बार विस्तार से बताइए सर। फिर से बताऊँ क्या? हाँ, एक बार विस्तार से बताना सर। ठीक है। इसमें देखिए पहले तो हमको ये देख लेना है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा शेयर कैपिटल है नहीं है। अगर शेयर कैपिटल होती तो हमको 12 महीने चेक करने पड़ते, तो शेयर कैपिटल है नहीं। ये है हाउस है, तो हाउस है तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 36 महीने हैं, तो 36 महीने हमारे पास रही या नहीं रही। तो हमने जून 2006 में परचेज किया था, और मार्च ठीक है 2009 में बेच दिया। तो अगर हम 24 जून 2006 को बेचते, सॉरी 24 जून 2009 को बेचते, तो 36 महीने पूरे हो जाते। बट ठीक है हमने 3 महीने पहले ही बेच दिया, मतलब मार्च 2009 में बेच दिया। तो 36 महीने का गैप नहीं है इसमें, इन दोनों डेट में। ठीक है। तो हमारे पास 36 महीने नहीं रही है।
तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बन गए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बनने से हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमको इंटरसेक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है। तो हमको सेल्स कंसिडरेशन लेना है पहले। हमारा क्या फॉर्मूला है, पहले हमको सेल्स कंसिडरेशन लेना है। तो सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज़ आ गया, ठीक है। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कम कर देनी है। इसने देखिए सेकंड फ्लोर भी बनाया था, तो 1 लाख रुपीज़ इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे लग गया। तो 10 लाख रुपीज़ माइनस 3 लाख रुपीज़ जो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो इसका 1 लाख रुपीज़ था। तो 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, तो 6 लाख रुपीज़ इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और इस पर जो भी उसका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और इसका जो पिछले वाला था इसमें देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, इस पर 20% डायरेक्ट टैक्स लगेगा, इस पर स्लैब रेट के हिसाब से नहीं लगेगा। ठीक। कोई डाउट हो तो बताइए। नो। और किसी को डाउट है? नहीं। तरुण जी, तरुण जी है आपको कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा जी को है डाउट? नो सर, सर जोक नहीं सुनाया आज आपने। हैं जी? जोक नहीं सुनाया सर। जोक एक्चुअल में वो शीतल सुनाएगी। शीतल जी, शीतल जी, मुझे लग रहा है वो अभी गूगल पे सर्च कर रही होगी जोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, ये तो थैंक यू हो गया। चलिए बताइए कोई डाउट हो तो। नहीं सर। मैंने तो आज के लिए 2 स्लाइड बनाई थी, एक तो ये हो गई, एक ये बनाई थी, ठीक है। तो बताइए इसको अभी करें या फिर नेक्स्ट कल करें? कल ही करना सही रहेगा, है ना। आज आज जो पढ़ा है पहले वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक्चुअल में आज पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है कि हमको कैसे कैसे करना है। अब कल हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसमें। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैंने बताया था ना हाउस प्रॉपर्टी वाला, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड वाला। एग्रीकल्चर लैंड में कितने किलोमीटर से हमको वो करना है। इसमें जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसमें देखिए इसमें कितने कितने पॉपुलेशन के हिसाब से कितने कितने किलोमीटर पे अगर दूर है। इंट्राडे ट्रेडिंग समझनी है जी, इंट्राडे ट्रेडिंग समझनी है सर, ये तो लगभग क्लियर है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग समझनी है, मतलब कि इंट्राडे कैसे करना है ये समझना है, या इंट्राडे पे प्रॉफिट हुआ मुझे ना इंट्राडे अगर हम कोई शेयर्स वगैरह इंट्राडे में करते हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। आपका माइक माइक क्लोज है। अब बताइए कोई डाउट हो किसी को? तरुण जी पता नहीं कहाँ बोलते बोलते चले गए। उसका नेट अनस्टेबल होगा। हाँ नेट वाली प्रॉब्लम था, मोबाइल नेटवर्क पे तो तभी बहुत सारे लोग है ना कि अभी ज्वाइन नहीं कर पाते इंटरनेट की वजह से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट वाली, कि जैसे जिनके पास वाईफाई है उनको तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सर। बट जो 4G है नॉर्मल वाला 4G है उसमें भी दिक्कत आ रही है लोगों को। हालांकि 4G की ज्यादा स्पीड बताई जाती है, अब ये हाल है हमारे कंट्री में। 4G तो मेरा चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरा तो वाईफाई से जो हो गया सो हो गया। जियो का तो और भी बेकार होगा। वैसे तो मैंने जियो फाइबर ले रखा है। तो जियो फाइबर 4G बहुत बेकार है जियो की, 100 kbps आती है बस। ठीक है यार, इतना क्या। चलिए फिर कल मिलते हैं। यस सर, हैव अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।